नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जननतंत्र को पूरा किया था, तो आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा मानव रोग। ठीक है, ह्यूमन डिजीज। इसमें सबसे पहले 3 शब्द आते हैं, इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, एक शब्द है पैथोलॉजी, दूसरा शब्द है ईटियोलॉजी और तीसरा शब्द है इपिडेमोलॉजी। इन तीनों में किस किस का अध्ययन होता है ये ध्यान में रखना है। पैथोलॉजी है ना, उसमें तो रोग और उसके लक्षणों का क्या होगा, अध्ययन। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन दे देगा और मिलान करने का प्रश्न पूछ लेगा आपसे। ईटियोलॉजी में क्या होगा, रोगों के क्या होगा, कारणों का अध्ययन। ठीक है, कारणों का अध्ययन किस में होगा, ईटियोलॉजी में, जबकि लक्षणों का अध्ययन किस में होता है, पैथोलॉजी में। और अगर फैलने का अध्ययन हो रहा है ना, वो किस में होगा, इपिडेमोलॉजी में होगा। ठीक है, इसके अलावा हम फिर बात करते हैं रोग की। मुख्यतः रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक रोग तो होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग। जो जन्म से प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलेंगे, जन्मजात रोग। दूसरे क्या होंगे, जो जन्म होने के बाद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अर्जित या उपार्जित रोग बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर जन्मजात रोगों की उदाहरण की बात करूं तो इनमें कौन आएंगे, आनुवांशिक रोग आएंगे। जन्मजात रोग कौन से होंगे, आनुवांशिक रोग। फिर अर्जित और उपार्जित रोगों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो संक्रामक रोग और एक क्या है, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। तो संक्रामक रोगों के उदाहरण की मैं बात करता हूँ। संक्रामक रोगों में एक तो जो जीवाणु में से जितने भी रोग होंगे ना, वो सभी क्या होंगे, संक्रामक रोग होंगे। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, जीवाणु जनित रोग आ जाएगा, वायरस जनित रोग आ जाएंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग आ जाएंगे, कृमि जनित रोग आ जाएंगे और कवक जनित रोग आ जाएंगे। ये जितने भी रोग होंगे ना इनसे, तो वो सभी किस प्रकार के रोग होंगे, संक्रामक रोग। फिर हम असंक्रामक रोग की बात करते हैं। असंक्रामक रोग में कौन कौन आता है। असंक्रामक रोग में एक तो हमने पीछे विटामिन पढ़ा था, उसके संबंधित जितने भी रोग थे ना विटामिनों की कमी से, वो क्या होंगे, असंक्रामक रोग होंगे। इनकी बात हम कर चुके हैं। फिर एक रोग खनिज लवण से संबंधित पढ़े थे, इनकी भी बात हमने कर ली है, ये भी कैसे होते हैं, असंक्रामक रोग। फिर हमने ग्रंथियाँ पढ़ी थी, तो हार्मोन संबंधी रोग पढ़े थे, वो भी क्या हैं, असंक्रामक रोग। हृदय में हमने हृदय के रोगों की बात की थी, वो भी कैसे हैं, असंक्रामक रोग हैं। इसके अलावा एक है गठिया रोग। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। और एक क्या है, एलर्जी। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ये भी क्या है, असंक्रामक रोग हैं। इसके अलावा एक है कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे और संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है। ये इतनी चीज़ें पढ़नी हमारे रोग चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम मानव के आनुवंशिक रोगों की बात करते हैं। आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम अपनी क्लास में, आनुवंशिक रोगों की बात करते हैं। तो आनुवंशिक रोगों में पहला रोग है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। इनके अन्य नाम क्या हैं, इसका अन्य नाम है, एक तो है शाही रोग। शाही रोग क्यों है, और एक क्या है, क्रिसमस रोग। ये इंग्लैंड की रानी थी ना, विक्टोरिया, उसमें क्या था, ये वो क्या थी, वाहक। उसके बच्चे का नाम था क्रिसमस, उसको रोग हुआ था पहले सर्वप्रथम, इसलिए इसको उस बच्चे का नाम क्या था, क्रिसमस, इसलिए तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस रोग। और रॉयल फैमिली थी, शाही फैमिली थी, उसमें मिला तो इसको क्या बोलते हैं, शाही रोग। फिर याद रखना ये क्या है, एक्स सहलगन रोग है। एक्स सहलगन का क्या मतलब हुआ, मनुष्य में हार्मोन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, 44 तो सेम होते हैं, उसके अलावा महिला में तो क्या होते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष में क्या होंगे, एक्स वाई। उसमें से वाई प्रभावित नहीं होगा, जबकि एक्स ही क्या होगा, प्रभावित। महिला तो अगर इसमें एक ही प्रभावित है तो क्या होगी, वाहक, और पुरुष में एक्स प्रभावित होते ही क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, फिर याद क्या रखना, इस रोग में पुरुष तो क्या होता है, प्रभावित, जबकि महिला क्या करती है, वाहक का कार्य करती है, कि मतलब फैलाने का काम करती है, एक अपनी संतान तक पहुंचाने का काम कौन करती है, महिला। ठीक है, इस रोग की कमी से होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, और महिला अगर ग्रसित हो गई ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि
उसको मासिक चक्र के दौरान ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई महिला ग्रसित है वो तभी तक जीवित रह सकती है जब तक उसमें मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता। अगर हीमोफीलिया से लेडीज है, उसको हीमोफीलिया है, तो वो सर्वाइव कर नहीं पाएगी, वो उसका मासिक चक्र के दौरान ब्लीडिंग रुकना संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए महिला सामान्यतः क्या ही होगी, वह की होगी। फिर हीमोफीलिया का खोजकर्ता पूछ लेना, तो हीमोफीलिया का खोजकर्ता था जॉन ओटो। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हीमोफीलिया के प्रकार। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है हीमोफीलिया ए और एक क्या है, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में तो क्या होगा, फैक्टर 8 की कमी होती है। फैक्टर 8 का नाम क्या है, एंटी हीमोफीलिया फैक्टर। ठीक है। आपको पूछेगा हीमोफीलिया में किसकी कमी होती है, या तो फैक्टर 8 देगा, या फैक्टर 8 का नाम भी दे सकता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की कमी हो जाती है। जबकि हीमोफीलिया बी में क्या होगा, फैक्टर 9 की कमी होती है। इस फैक्टर का नाम क्या है, क्रिसमिस फैक्टर। ठीक है। जो क्रिसमिस बच्चा था ना, उसमें हीमोफीलिया बी था, इसलिए इस फैक्टर का नाम ही क्या दे दिया, क्रिसमिस फैक्टर। ठीक है। फिर आपको याद रखने, अगर सामान्य पुरुष है ना, तो उसका गुणसूत्र तो क्या होंगे, XY होंगे, आपको पता है। और कोई सामान्य महिला उसमें क्या होते हैं, XX। अगर पुरुष में X प्रभावित हो गया हीमोफीलिया से, H का मतलब यहाँ हीमोफीलिया है, अगर X प्रभावित हो गया तो पुरुष क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक है। अगर महिला में 2 X है, उसमें से एक X प्रभावित है, तो वो महिला क्या होगी, वाहक का कार्य करेगी। महिला के दोनों X अगर प्रभावित हो गए तो वो महिला क्या पर होगी, ग्रसित होगी। लेकिन ऐसा मिलना संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि कोई पुरुष और महिला है, उनके आपस में शादी हो और एक ग्रसित हो या दोनों ग्रसित हो, तो उनमें बच्चे में कितना रोग आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई सामान्य महिला है, उसकी शादी ग्रसित पुरुष से हो जाए तो क्या होगा, सामान्य महिला में गुणसूत्र क्या होंगे, XX। ग्रसित पुरुष में गुणसूत्र क्या होंगे, XY तो होंगे, लेकिन X क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इनको 2 भागों में बांटना है, XX को अलग अलग लिख लेना है, XY को अलग लिख लेना है। फिर क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, इनका क्या करा देना है, क्रॉस करवा देना है। ठीक है। फिर ये X से क्या होगा, एक X क्या हो जाएगा, प्रभावित, जबकि दूसरा X क्या है, सामान्य। फिर इन दोनों का करवाने पर क्या होगा, सामान्य ही होगा XY। इन दोनों का करवाने पर क्या होगा, एक X प्रभावित और एक X सामान्य। फिर इन दोनों का करवाने पर XY सामान्य। मतलब चारों का बच्चों का निकालते हम, तो इसमें से क्या हो गया, जितनी भी महिलाएं होंगी ना, वो तो क्या होंगी, दोनों वाहक। ठीक है। महिलाएं तो दोनों क्या हैं, वाहक। लेकिन जो भी लड़के हो रहे हैं ना, वो क्या हैं, पुरुष हैं, वो दोनों क्या हैं, सामान्य। तो इसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको कैसा दिखाई देगा। आपको ऐसे ऑप्शन देगा, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है महिलाएं वाहक होंगी, पुरुष सामान्य होंगे। तीसरा ऑप्शन है 50% बच्चे वाहक होंगे। चौथा ऑप्शन है 50% बच्चे ग्रसित होंगे। तो इनमें से गलत कौन सा है, चौथा गलत हो गया, ग्रसित तो कोई है ही नहीं, वाहक है 50%। ठीक है। इस प्रकार आपको निकाल के देख लेना है। फिर एक एग्जाम्पल और लिया है, अगर कोई महिला तो क्या है, वाहक, अगर पुरुष क्या है, सामान्य। उनमें क्या होगा, वाहक महिला है, उसका गुणसूत्र क्या होगा, एक X प्रभावित होगा, एक क्या होगा, सामान्य, जबकि पुरुष है ही कैसा, सामान्य। फिर इनको अलग अलग लिख लेना है। फिर इनमें क्या करवा देना है, क्रॉस करवा देना है। क्रॉस करवाओगे तो एक X प्रभावित और एक क्या होगा, सामान्य। X प्रभावित Y सीधा, इसमें क्या होगा, दोनों X सामान्य, और इसमें क्या होगा, XY दोनों सामान्य। इसमें 4 बच्चों पर देखेंगे तो अगर बात करते हैं, 2 पुत्रियाँ होंगी या 2 महिलाएं होंगी, उनमें से एक तो क्या होगी, वाहक, और एक क्या होगी, सामान्य। ठीक है। और पुरुष, जो भी पुरुष होंगे ना, उसमें एक पुरुष तो क्या होगा, ग्रसित, और एक क्या होगा, सामान्य। कहने का मतलब क्या हुआ, 50% महिला क्या है, वाहक। ठीक है। और 50% क्या है, सामान्य। और 50% पुरुष है, वो भी क्या हैं, ग्रसित हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ 25% बच्चे क्या होंगे, वाहक। 25% बच्चे क्या होंगे, वाहक होंगे।
और 25% बच्चे क्या होंगे, ग्रसित होंगे। 25 कैसे बोल दिया, 4 हैं, 4 में से एक क्या है, ग्रसित। ग्रसित कितना है, 1, तो उसका कितना परसेंट हो गया, 25। और वाहक भी कितनी है, 4 में से 1, तो भी कितना हो गया, 25% वाहक। जबकि 50% पुरुष, पुरुष 2 ही थे, 2 में से 1 ग्रसित है, तो कितने हो गए, 50% ग्रसित। महिला 2 थी, उसमें से 1 वाहक है, तो 50% महिलाएं कैसी होगी, वाहक। फिर वो बात लिखिए, यदि कोई महिला को हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उस महिला में जब भी मासिक चक्र प्रारंभ होगा ना, तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ये हमारा कौन सा रोग था, हीमोफीलिया रोग था। इसका अन्य नाम क्या था, शाही रोग या क्रिसमिस रोग। एक्स लगन बीमारी थी। पुरुष तो क्या होगा, सामान्यतः प्रभावित, महिला क्या होगी, वाहक। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों में कैसे कैसे कितना कितना हो सकता है। फिर ऐसा ही एक रोग और वर्णांधता, उसकी हम बात करेंगे। उसमें ये बच्चों वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से निकालना है। अगला रोग है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता भी क्या है, वर्णांधता का खोजकर्ता कौन था, वार्नर था। ये भी क्या एक एक्स लगन रोग है, ठीक है। इसमें भी पुरुष क्या होगा, प्रभावित, महिला क्या होगी, वाहक, ठीक है। महिला सामान्यतः क्या होती है, वाहक। इसमें महिला रोगी भी हो सकती है, रोगी होगी तो मरती मारती कुछ नहीं होगी, उसको दिखाई नहीं देगा। इस रोग में क्या होता है, लाल व हरे रंग में क्या नहीं कर पाते, अंतर। ये जो भी लाल हरी टिमकियाँ है ना, इनमें अगर वर्णांधता है तो वो अंतर नहीं कर पाते। जो भी रेलवे डिफेंस का मेडिकल होता है ना, उसमें ऐसी संरचनाएं बनाई होती हैं। इसमें ये क्या लिखा दिखाई दे रहा है क्या आपको, 5 लिखा दिखाई दे रहा है ना। अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो वर्णांधता नहीं है। जिसको भी वर्णांधता होगी ना, उसको ये ऐसा दिखाई नहीं देता, उसको अंतर ही नहीं कर पाता। वो लाल है हरा है, हरे को लाल दिखे, लाल को हरा दिखेगा उसको, ठीक है। नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है शंकु, एक क्या होती है, शलाका। तो इसमें रंग का निर्धारण कौन सी कोशिका करती है, शंकु। तो इस रोग में प्रभावित भी कौन होता है, आँख की शंकु कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इसमें भी अगर सामान्य पुरुष की बात करें तो सामान्य पुरुष के गुणसूत्र तो एक्स वाई होते हैं। अगर पुरुष ग्रसित है तो उसका एक्स प्रभावित हो जाएगा। मनुष्य में एक ही, पुरुष में एक ही गुणसूत्र है एक्स, अगर वो प्रभावित हो गया तो मनुष्य तो, पुरुष तो क्या ही होगा, ग्रसित ही होगा। अगर महिला की बात करें सामान्य तो कितने होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। जबकि कोई वाहक महिला है उसका एक एक्स क्या हो गया, प्रभावित हो गया, तो वो महिला कैसी है, पर वाहक है। अगर महिला के दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो गए तो महिला कैसी है, ग्रसित है। फिर इनके बच्चों का पूछ लेगा कि सामान्य पुरुष का वाहक महिला से शादी हो जाए तो कैसा हो गया, वो अपने हिसाब से देख लेना, आपको ऊपर अच्छे से समझा दिया है। फिर हम एक बात याद रखना, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, या क्या बोल सकता हूँ मैं, 23 जोड़ी, ठीक है। फिर गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं एलिंग गुणसूत्र, इनको क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र और ऑटोसोम क्या होते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो महिला और पुरुष में क्या होते हैं, समान होते हैं। वो कितने होते हैं, 44, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, जिसको बोलते हैं एलोसम, उनकी संख्या कितनी होती है, 2। ये लास्ट जोड़ी होते हैं, 44 तो सेम ही होंगे। लास्ट 2 अगर एक्स वाई है तो वो तो क्या है, नर है, और एक्स एक्स है तो मादा है। मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं, 46। उसमें से आपको पूछे लिंग गुणसूत्र या एलोसम की संख्या कितनी है, तो 2। और एलिंग और कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 44। 44 तो महिला और नर और मादा दोनों में क्या ही होते हैं, सेम ही होते हैं। जबकि अंतिम 2 का निर्धारित करते हैं, नर होगा या पुरुष, नर होगी या मादा। एक्स वाई है तो क्या होगा, नर होगी, और एक्स एक्स है तो क्या होगा, मादा होगी, ठीक है। फिर मैं 4 नाम बता रहा हूँ, उन चारों रोगों को एक साथ ही नाम याद रखना। एक रोग का नाम है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एक रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक रोग का नाम है जैकोब सिंड्रोम, इसको बोलते हैं सुपर मेल। एक रोग का नाम है सुपर फीमेल। इनमें क्या होगा, जो 46 गुणसूत्रों ने उनकी संख्या में चेंज हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 45। ये क्या होता है, महिला में एक एक्स गायब हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, टोटल कितने होते हैं, 46, उसमें से 44 तो सेम रहेंगे, लेकिन महिला में अंतिम 2 एक्स एक्स थे ना, एक्स एक्स के स्थान पर एक एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उनका अंतिम गुणसूत्र कितना हो जाएगा, एक्स 0। तो कुल कितने हो गए, 44 और एक ये एक्स कितने हो गए, 45 गुणसूत्र। मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो गई, किसमें, महिला में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
महिलाओं में क्या होंगे, पुरुषों के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है। फिर अगला रोग है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी। किस में बढ़ जाएगी, पुरुष में। 44 सेम होते हैं, अंतिम जोड़ी क्या होना चाहिए था, XY होना चाहिए था, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ गया, पुरुष में क्या आ गया, एक X और आ गया, एक्स्ट्रा X आ गया। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 44 + 3 कितनी होगी, 47। तो ऐसे क्या होगा, पुरुषों में क्या होंगे, महिलाओं के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है। फिर अगला है हमारा जैकोब सिंड्रोम या सुपर मेल। सुपर मेल से आप समझ जाना। इसमें क्या होगा, पुरुष में 44 तो सेम है, अंतिम होना क्या चाहिए था, XY, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब की बार Y आ जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47, 44 + XYY। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका लक्षण क्या है, बच्चा जन्म से क्या होगा, अपराधी प्रवृत्ति का। एक हमारा अगला रोग है सुपर फीमेल। इसमें क्या होगा, महिला में होना तो क्या चाहिए था, 44 प्लस क्या होना चाहिए था, XX, लेकिन एक गुणसूत्र X की क्या हो जाती है, वृद्धि। इस प्रकार कितने रोग गुणसूत्र हो जाएंगे, 47। इसमें क्या होगा, ऐसी महिला होती है ना, उनमें लैंगिक विकास क्या होगा, देरी से होगा। ठीक है। हमने अभी तक 6 रोग पढ़े हैं। एक तो क्या पढ़ा था, हीमोफीलिया, दूसरा क्या पढ़ा था, वर्णांता, और फिर 4 सिंड्रोम के बताए हैं, याद रखना। टर्नर में क्या होगा, एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, किसमें, महिला में। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा, पुरुष में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, कौन सा एक्स्ट्रा आएगा, X। जैकोब में क्या होगा, पुरुष में एक Y एक्स्ट्रा आ जाएगा, और सुपर में फीमेल में क्या होगा, एक X एक्स्ट्रा आ जाएगा महिला में। ठीक है। उसके बाद में 3 सिंड्रोम और याद रखने, वो तीनों एक साथ याद रखना। एक सिंड्रोम का नाम है पटाउ सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या नाम है, पटाउ सिंड्रोम। एक सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। इन तीनों में क्या होगा, गुणसूत्र में वृद्धि होगी। ठीक है। होगी कौन से में, वो आपको याद रखना है। पटाउ सिंड्रोम है ना, ट्राइसोमी 13 लिखा हो मिलेगा आपको कुछ बुकों में। ट्राइसोमी का मतलब भी क्या होता है, उसके 13वें गुणसूत्र, ट्राइसोमी 13 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक की वृद्धि होगी। ठीक है। 13वें गुणसूत्र से संबंधित है, और 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। इसकी विशेषता क्या है, जो बच्चा जन्म से ही क्या होगा, इसका ऊपर का होठ होता है ना, वो कटा हुआ होता है। ऊपर का होठ क्या होगा, कटा हुआ होगा, ऊपर का होठ कटा रहता है। फिर अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें कैसे याद रखोगे, इसमें है ट्राइसोमी 18। ठीक है। ट्राइसोमी 18 का क्या मतलब हुआ, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगी, एक गुणसूत्र की वृद्धि। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, वृद्धि। ठीक है। यहाँ क्या लिख भी सकते हो, 18वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि लिख सकते हो ना, वृद्धि होगी। इसमें क्या होगा, ये बच्चा जन्म के 6 माह तक ही जीवित रह पाता है, उसके बाद क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है। 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर किसी बच्चे में 18वें गुणसूत्र की जोड़ी में एक गुणसूत्र अधिक है, तो वो क्या होगा, 6 माह के जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है हमारा डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या है, ट्राइसोमी 21। इसका मतलब हुआ 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगी, वृद्धि होगी। इनके गुणसूत्र याद रखना, पटाउ में कौन सा है, 13वां, एडवर्ड में 18वां, जबकि डाउन में क्या होगा, 21वां। अगर ट्राइसोमी 21 है तो ऐसे बच्चे में क्या लक्षण दिखाएंगे देंगे, एक तो वो क्या होगा, जन्म से ही मंदबुद्धि। एक क्या होगा, बोलना, नाक व मुंह कैसे होते हैं, चपटे। और ये बहुत बार पूछा है कि मंगोलिज्म प्रजाति जैसा क्या दिखाई देता है, चपटा मुंह, हाइट छोटी। ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है। ठीक है। 3 ये हो गए, 4 ऊपर बताए थे, 2 उससे पहले बता दिए। अगला रोग है हमारा कैट क्राई सिंड्रोम, या इसको क्या बोलते हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये किससे संबंधित है, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र है ना, उसमें क्या होगी, एक छोटी भुजा होती है, गुणसूत्र की 2 भुजाएं होती हैं। ये कोई गुणसूत्र है, इसकी 2 भुजाएं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। इसमें ये छोटी भुजा है ना, ये गायब हो जाती है। क्या है, 5वां जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें क्या होगी, छोटी भुजा विलुप्त हो जाती है। ऐसे बच्चे के लक्षण तो बिल्ली की तरह आवाज़ आती है उसकी, रोता है ना तब ऐसा लगता है जैसे बिल्ली रो रही है। ठीक है। फिर अगला रोग है हमारा फिलोडेमिया सिंड्रोम या माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ऐसे बच्चे में क्या होगा, इसमें 5वें जोड़ी में हो रही थी, तो इसमें क्या होगा, 22वें जोड़ी गुणसूत्र की जो छोटी भुजा है ना, वो विलुप्त हो जाएगी, और उनकी
विशेषता क्या होती है, ऐसे व्यक्तियों में घातक ब्लड कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों में क्या होगा, ब्लड कैंसर मिलेगा आपको शुरू से ही। व्यक्ति में ज़्यादा बच्चा जन्म लिया, अगर उसमें फिलोडेमिया सिंड्रोम है या 22वें जोड़ी गुणसूत्र का एक छोटी भुजागाएं बना, तो उनमें आगे चलकर ब्लड कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, होता ही होता है। फिर अगला रोग है हमारा सिकल सेल एनीमिया। ये याद रखना, कई बार पूछा है सिकल सेल एनीमिया। ये आपको पूछ ले कौन से गुणसूत्र से संबंधित है, तो क्या बताओगे, 11वें गुणसूत्र से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन की 4 श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो भी बीटा श्रृंखला है ना, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के अंदर छठे एमिनोमल, कौन सा एमिनोमल, छठा एमिनोमल। छठों एमिनोमल के स्थान पर कौन आ जाएगा, छठे एमिनोमल का नाम पूछ ले तो छठे एमिनोमल का नाम है ग्लूटामिक एमिनो अम्ल। उसके स्थान पर कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। आपको पूछेगा तो नहीं, लेकिन याद रख लेना, कोई अच्छी एग्जाम हो और फंसाने का काम करे तो वो पूछ सकता है। क्या होगा, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे एमिनोमल का नाम क्या है, ग्लूटामिक एमिनो अम्ल, और उसके स्थान पर आ कौन जाएगा, वेलिन आ जाएगा। इस रोग में होता क्या है, आरबीसी हस्याकार हो जाती है। सबसे ज़्यादा यही पूछा है, कौन से रोग में आरबीसी का आकार हस्याकार हो जाता है। आरबीसी ऐसी होती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, हस्याकार हो जाएगी, ऐसी दशी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया क्यों नहीं होगा, प्लाज्मोडियम आएगा, वो कहाँ आता है, आरबीसी में आता है, और इसके पास ही ऑक्सीजन की कमी होती है, हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो यहाँ वृद्धि नहीं कर पाता। इस प्रकार सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को कभी क्या नहीं होगा, कभी मलेरिया नहीं होगा। अगला रोग है हमारा थैलासीमिया। इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो भी श्रृंखलाएं होती हैं 4 बताई, उसमें से क्या होगा, अल्फा बीटा श्रृंखला है ना, उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है आरबीसी ही क्या करती है, या हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परिवहन में कमी हो जाएगी। पीछे रोग में रक्त में पढ़ा था ये हमने, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करती है, लगभग 97%। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के परिवहन में कमी आ जाएगी। फिर अगला रोग है हमारा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म रोग, या इसको क्या बोलते हैं, रंजकहीनता। इसका नाम हिंदी में लिख के दे देगा एल्बिनिज्म, ठीक है। रंजकहीनता देगा तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन ये एल्बिनिज्म भी याद रखना। एल्बिनिज्म को क्या बोलते हैं, रंजकहीनता। इसमें क्या होता है, हमारे रंग का निर्धारण कौन करता है, मिलेनिन वर्णक करता है। हमने पीछे पढ़ा था ग्रंथियों में, मिलेनिन वर्णक क्या करता है, हमारे शरीर का, बालों का, आँख का, इनका रंग निर्धारण करने का काम कौन करता है, मिलेनिन वर्णक। इसमें क्या हो जाएगी, अगर मिलेनिन वर्णक की कमी हो गई तो जैसे आँख है वो भी सफ़ेद दिखाई देंगी, बाल हैं वो भी सफ़ेद दिखाई देंगे, त्वचा भी कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो पूरे ही सफ़ेद होते हैं, बाल भी सफ़ेद, आंखें भी सफ़ेद, त्वचा भी सफ़ेद। उनमें कौन सा रोग होता है, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता। उसमें किसकी कमी हो जाती है, मिलेनिन वर्णक की। अगला रोग है फिनाइल कीटोनूरिया। रोग का क्या नाम है, फिनाइल कीटोनूरिया। आपको पूछ ले फिनाइल कीटोनूरिया, ये इसका चित्र है, ठीक है। ये जो चित्र है ना, ये किसका है, रंजकहीनता का है, रंजकहीनता, ठीक है। नीचे गलती से लग गया, रंजकहीनता का ऐसा दिखाई देगा, बाल भी सफ़ेद है, त्वचा भी सफ़ेद है, ठीक है, आंखें भी क्या है इसकी, सफ़ेद है। फिर फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा, 12वें गुणजोड़ी गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें क्या होगा, रक्त में फिनाइल एनेलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नाम से संबंधित है, लक्षण नहीं पूछेगा, लेकिन गुणसूत्र याद रखना कौन से संबंधित है, 12वें से फिनाइल एनेलिन की क्या हुई, मात्रा बढ़ जाएगी, जो लास्ट में जाकर कहाँ जमा हो जाती है, मस्तिष्क में, ठीक है। इसकी मात्रा बढ़ेगी फिनाइल एनेलिन की, जो जमा कहाँ होगी, मस्तिष्क में, जिसके कारण बच्चा क्या होगा, जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि बच्चा होता है, ठीक है। मंद बुद्धि भी बोल सकते हो आपको। फिर अगला रोग है एलकेप्टोनूरिया, ठीक है। कौन सा रोग है, एलकेप्टोनूरिया। ये कौन से गुणसूत्र से संबंधित है, 3रे गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें क्या होगा, यूरिन के साथ क्या बाहर निकलता है, एलकेप्टोन बाहर निकलता है। अगर एलकेप्टोन बाहर निकलेगा ना, तो वो जैसे ही एलकेप्टोन वायु की संपर्क में आएगा, तो क्या आएगा, संपर्क में आते ही क्या होगा, मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, काला। आपको इसकी विशेषता दे सकता है, कौन से रोग में यूरिन का रंग काला हो जाता है,
तो कौन सा रोग है? एलकेप्टोनूरिया। और एलकेप्टोनूरिया का गुणसूत्र पूछ ले तो कौन सा है? 3 नंबर। ठीक है। और आनुवंशिक रोगों में एक अंतिम रोग हो रहा है, इसकी बात करते हैं। ये रोग है हंटिंगटन रोग। ठीक है। इसे कौन से गुणसूत्र से संबंधित है? चौथे गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें क्या होगा? तंत्रिका विकार होता है। क्या होगा? तंत्रिका विकार। तंत्रिका विकार किसमें होगा? तंत्रिका में क्या होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसमें क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा? मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगी? याददाश्त में कमी। तो ये हमारे हो गए आनुवंशिक रोग हो गए। और हम अगली क्लास में संक्रामक रोगों में से बात करेंगे, संक्रामक रोगों की बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।